इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिए थे और हम लोग उसमें चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो चार्ज की 2-3 प्रॉपर्टी को मैंने हल्की फुल्की बातें आपसे की थी, वो कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉपर्टी नहीं था। तो आज हम लोग उसमें आगे देखेंगे, चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज की क्लास में भी हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएंगे और चार्जिंग के बारे में सीखेंगे कि चार्जिंग क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले एक चीज सोचना चाहिए हम लोग को कि चार्ज किसी बॉडी के पास होता कैसे, कहां से आता है। चार्ज क्या है ये तो अपने को समझ में आ गया कि चार्ज हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन किसी बॉडी के पास चार्ज आता कहां से। तो देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है। सबसे बड़ी बात है कि चार्ज कहां से आता है। तो चार्ज इस यूनिवर्स में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर होते हैं। जैसे मान लो कि तुम जानते हो कि कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट, लिखना मत कुछ भी अभी, कोई भी एलिमेंट जो है वो एटम्स का बना होता है। ऐसे ही हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे भी, और केमिस्ट्री में तो तुम्हें पढ़ाई जाती होगी कि एटम्स के बारे में। और ये जो एटम है इसमें 3 पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आप इन सब के बारे में जानते हो। तो ये 3 पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब इसमें ये जो न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। और ये जो प्रोटॉन है दोस्तों, प्रोटॉन आपका एक्सपेरिमेंटली फाउंड है कि इसके ऊपर पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक बात सोचो कि कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट, वो आखिर बना हुआ है एटम्स का। और एटम्स किसके बने हुए हैं? तो एटम्स बने हुए हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम की भी बात मैं जरा कर दूं तो एटम की बात अगर मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं यहां पे कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हम लोग 12th में ही मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पे देखेंगे कि जो एटम होता है उसमें सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये देखो, मैंने तुम्हें एटम का स्ट्रक्चर बना के बोर्ड पे दिखाया है कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके सराउंडिंग में मूव कर रहे होते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज मेड ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स जनरली, और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो बात क्या हो रही है दोस्तों कि चार्ज किसी बॉडी के पास आता कहां से। तो अब देखो, अब एकदम इस प्रोसेस को तुम समझ जाओगे, बाद में राइट डाउन करना, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे एलिमेंट्स में न्यूक्लियस, एलिमेंट्स एटम का बना हुआ है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इसमें न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं है दोस्तों, अब प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। कितना चार्ज है वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं यहां पे। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड कि इलेक्ट्रॉन के पास -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है, और प्रोटॉन के ऊपर ये एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में से बट नेचर में अपोजिट 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, और न्यूट्रॉन के ऊपर तो हो गया आपका 0। अब जैसे कि मान लो कि हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं, सोडियम। नाम सुना होगा तुमने। तो सोडियम में केमिस्ट्री में जानते होगे, इसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों एक बात समझो
न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज हो गया 0, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज हुआ, तो प्रोटॉन 11 प्रोटॉन के ऊपर जितना प्लस चार्ज हुआ उतना ही 11 इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ। तो सोडियम एटम के ऊपर अगर टोटल चार्ज बोले तो 0। तो इसका मतलब ये हम बोलेंगे कि सोडियम एटम के ऊपर नेट चार्ज 0 है। अब एक बात सोचो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। किसी बॉडी के ऊपर अगर नेट चार्ज 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास अंदर में चार्ज पार्टिकल है ही नहीं। तुम देख सकते हो कि सोडियम के ऊपर चार्ज 0 है, लेकिन बावजूद इसके इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन फिर भी नेट चार्ज 0 इसलिए है क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल सोडियम एक न्यूट्रल एटम हो गया और जिसके ऊपर चार्ज क्या हो गया, 0। तो इस तरीके से कोई बॉडी के ऊपर अगर कोई तुमसे पूछे कि चार्ज किस फॉर्म में रहता है तो तुम आज से बोलोगे कि कोई भी सब्सटेंस एटम्स का बना होता है। एटम फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बने होते हैं एंड दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स कैरी चार्जेस। एंड जो कितना चार्ज कैरी करता है हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि किसी भी एटम यानी किसी भी सब्सटेंस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में होता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है। और कोई भी बॉडी के ऊपर अगर नेट चार्ज 0 है तो नेट चार्ज 0 होने का मतलब ये भी नहीं है कि उसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं। चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज। सवाल यह है कि मैं ये सब क्यों सिखा रहा हूं। देखो यार, लोग सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करने लगते हैं, लेकिन अगर आपने ये सीखा ही नहीं कि बॉडी में चार्ज किस फॉर्म में रहता है तो ना कभी आप चार्ज का ट्रांसफर सीख पाओगे और ना ये सीख पाओगे कि कोई बॉडी का चार्ज कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, कब वो पॉजिटिव चार्ज होगा, कब वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब मैं बात करता हूं कि इन कॉन्सेप्ट्स का यूज आपको चार्जेस के चार्जिंग में कैसे करेंगे, तो सीखो। मान लो, बहुत सिंपल एग्जांपल्स में बता रहा हूं। मान लो एग्जांपल फर्स्ट, एक बॉडी आया, वो अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज 0। फिर याद रखना, नेट चार्ज 0 का मतलब ये नहीं कि चार्ज पार्टिकल नहीं है, मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है। ये बॉडी तुमसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमको पॉजिटिवली चार्ज बना दो। तुम कहोगे अच्छा, मतलब ये बॉडी चाहता है दोस्तों कि मेरे को पॉजिटिवली चार्ज कर दो। यानी एक वो बॉडी जो न्यूट्रल है वो चाहता है कि मेरे को पॉजिटिवली चार्ज कर दो। तुम कहोगे ठीक है, कर देते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, मतलब नाउ दिस बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। You have two options. Either you add some proton, या तो तुम कुछ प्रोटॉन दे दो इसको, लो भाई प्रोटॉन लो, तो एक्सेस प्रोटॉन मिलेगा। एक्सेस प्रोटॉन मिलेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ऑटोमेटिकली इसको पॉजिटिव बनना है तो बोलो भाई प्रोटॉन एक्स्ट्रा लो। तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगी तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा उपाय भी है, जैसे सोडियम का ही बात कर लें तो मान लो पहले न्यूट्रल था, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अब तुमने इसको कहा कि मेरे इसको पॉजिटिव बनाना है तो तुम इसको 2 प्रोटॉन दे दो, तो 11 की जगह 13 हो जाएगा, जो कि नेट पॉजिटिव हो गया। लेकिन एक और ऑप्शन है, अगर इसको एक्स्ट्रा प्रोटॉन देने के बजाय इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ये बात समझो ठीक से, इसके पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर तुमने इससे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इससे तुमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब इसमें कितने प्रोटॉन पहले से थे 11,
इलेक्ट्रॉन कितने थे 11, 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहां से निकाल लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब 9। अब प्रोटॉन्स तो अभी भी 11 है, तो भी ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो सवाल है कि विच वन इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। एक न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव करने के लिए प्रोटॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? तो इसका जवाब है थ्योरेटिकली तो दोनों पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल ये है कि आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। कहोगे क्यों ऐसा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुम देख सकते हो कि एटम के बाहरी ऑर्बिट्स में है, और कभी भी प्रैक्टिकली लैब में या प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली फोर्सेस से स्टेबलाइज होता है, आसानी से आप प्रोटॉन को निकाल नहीं सकते हो। प्रोटॉन्स कैन नॉट बी रिमूव्ड और एडेड इन सिंपल लैबोरेटरी कंडीशन। प्रोटॉन को ऐड करना या निकालना कोई आसान काम नहीं है भाई। तो प्रोटॉन को आज से याद रखना प्रैक्टिकली, मैं थ्योरेटिकली नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकली प्रोटॉन्स आर इमोबिलाइज्ड। प्रोटॉन को मोबिलाइज नहीं कर सकते आप। प्रोटॉन के बारे में सोचो मत। अब सीधी सी बात है कि जब भी प्रोसेस ऑफ चार्जिंग होगी, कहीं भी चार्ज का आना जाना होगा, तो दिमाग में ये लगाना है कि इलेक्ट्रॉन ही आएगा या जाएगा। तो जैसे मान लो अगर ये न्यूक्लियस है तो अगर ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल में अगर मान लो बॉडी न्यूट्रल है, यानी नेट चार्ज 0 है, और इसको तुम्हें नेगेटिवली चार्ज करना है, तो अब सोचो क्या करोगे? तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देने से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। मतलब यहां लिख देंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑटोमेटिकली ये बॉडी जो है आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो पूरा समरी क्या होगा? समरी देखो दोस्तों क्या होगा कि अगर कोई बॉडी को चार्ज करना है तो सिर्फ एक बात समझ में आनी चाहिए, आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के बारे में बात नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोटॉन को आसानी से ना रिमूव किया जा सकता है ना ही ऐड किया जा सकता है। थ्योरेटिकली, मैथमेटिकली तुम बोल सकते हो कि सर हम प्रोटॉन ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोटॉन निकाल देंगे तो नेगेटिव, वो राइट है, लेकिन मैं बात यहां कर रहा हूं प्रैक्टिकल, एक्चुअल में क्या होता है। तो एक्चुअल में सारा चार्जिंग का प्रोसेस इलेक्ट्रॉन के रिमूवल और इलेक्ट्रॉन के एडिशन पे ही डिपेंड करता है ना दोस्तों। तो मैं इस बात को नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा थ्योरेटिकली लिख देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, 12th में हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नोट्स भी बनना चाहिए। तो आप नोट्स के लिए चिंता मत कीजिए, आपको मैं बोर्ड पे ही सारा लिख दूंगा और आप उसके हिसाब से नोट ही बनाते जाओ, तो तुम्हारी नोट की भी चिंता खत्म होगी। ओके, तो पहले इसको लिख देना, फिर मैं इन चीजों को थोड़ा वर्ड्स में लिख देता हूं। ओके, एक बार लिख लो पॉज करके। तो बच्चों देखो, मैंने यहां पे आपको लिख दिया है कि चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजिली एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल एटम और बॉडी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन पे ही डिपेंड करता है। कारण तुमको बता चुका हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन को ही आप आसानी से निकाल सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। जैसे न्यूट्रल बॉडी में आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, न्यूट्रल बॉडी में आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब देखो यहां पे एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, पहली बात देख लो, इलेक्ट्रॉन के पास जैसा कि मैंने लिखा था कि -1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। इसके अलावा इसका मास भी अप्रोक्सीमेटली होता है 9 × 10⁻31 kg। तो अब एक बात गौर करना आप कि अगर न्यूट्रल बॉडी से आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना रहे हो
मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा इसमें ऐड होगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ज ऐड होगा, कुछ मास भी ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो एक बात हम बोल सकते हैं कि जब आप न्यूट्रल बॉडी से नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाओगे तो मास ऑफ द बॉडी, मास विल बी स्लाइटली, ध्यान देना, स्लाइटली, स्लाइटली लिख लेना, मास विल बी स्लाइटली इंक्रीज्ड, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन का मास देखते हो कितना कम है। तो कोई भी न्यूट्रल बॉडी से नेगेटिवली चार्ज बॉडी का जो मास है वो स्लाइटली बढ़ा हुआ मिलेगा। और जहां तक बात है न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज करने का, तो उस केस में आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन हटा दिया है। तो जो मास जो है, मास विल बी स्लाइटली डिक्रीज्ड। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूट्रल बॉडी से नेगेटिवली चार्ज बॉडी करने में मास थोड़ा सा आपका बढ़ जा रहा है और न्यूट्रल बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज करने में मास थोड़ा सा घट जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ पे सीखा कि चार्ज बॉडी में कहाँ पे होता है और चार्जिंग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, राइट डाउन कर देना। तो बच्चों अब देखो, मैंने एक स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखा है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि अब मैंने ये क्या लिखा है। देखो बोर्ड पे मैंने लिखा है कि चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। अब इसका मीनिंग समझाऊंगा। अब तुम कहो कि ये कौन सी कठिन बात, कितना टफ चीज लिखा गया। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप 2 मिनट का समय दो, आप एकदम आराम से समझ जाओगे कि मैंने ये लिखा क्या है। तो चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इट मीन्स चार्ज ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब ये बात क्या है, इस स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए हमें एक आइंस्टाइन की थ्योरी का जिक्र करना होगा। देखो दोस्तों, आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उन्होंने अप्लाई किया था मास के लिए, टाइम के लिए और लेंथ के लिए, जिसमें था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, डायरेक्शन ऑफ टाइम और मास का वेरिएशन। तो मैं मास को लेकर थोड़ा जिक्र करता हूं। तो आइंस्टाइन की थ्योरी क्या करती है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, according to theory of relativity, mass of body depends on its velocity. अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलता है बॉडी का मास उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तुम कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बैठे हुए हैं तो 50 केजी के हैं और यदि हम दौड़ने लगेंगे तो क्या 60 केजी के हो जाएंगे? तो देखो ऐसा है कि ये चेंज इतना बड़ा नहीं होता है। अगर ये चेंज इतना बड़ा होता तो मैंने तुमको मैकेनिक्स में कभी भी मास को इस तरीके से वैरी करने की बात नहीं की। पूरे मैकेनिक्स में मैंने बोला कि अगर बॉडी गिवन है तो उसका मास आप कांस्टेंट मानेंगे, चाहे वो रेस्ट में हो या चल रहा हो। लेकिन सच्चाई क्या है कि मास में फर्क आता है। एक बॉडी जो रेस्ट में है, जिसको हम लोग रेस्ट मास कहते हैं, मान लो तुम्हारा मास 60 केजी है और वही अगर तुम चलने लगोगे तो तुम्हारे मास में चेंज आएगा। कहोगे सर ऐसा फील तो नहीं होता है। फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये चेंज बहुत छोटा होता है। ये चेंज इतना छोटा होता है कि उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन ये चेंज सिग्निफिकेंट भी हो सकता है यदि आपकी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के कंपेयर में हो जाए। मान लो तुम सी के ऑर्डर में चलने लगो, तब ये चेंजेस बहुत ज्यादा दिखेगा।
लेकिन जो साधारण वेलोसिटी पे हम लोग चलते हैं उसमें ये चेंज नहीं दिखेगा। तो आइंस्टाइन का कहना क्या था, वो रूल क्या था? तो रूल देखो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। रूल ये था दोस्तों, m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब ये भारी भरकम इक्वेशन है, ये हमारे सिलेबस में फिलहाल यहां पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए लिख दे रहा हूं। अब इसमें मैं सबका इंट्रोडक्शन दे देता हूं कौन क्या है। अब इस m को हम लोग बोलेंगे मूविंग मास, m को बोलेंगे मूविंग मास। m नॉट को हम लोग बोलेंगे रेस्ट मास। v जो है ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और c जो हो गया ये वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, अब देखो यहां पे, तो जब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट मास हो गया, और ये m क्या हो गया? मूविंग मास। अब तुम देखो डिनोमिनेटर में यहां 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये वाला क्वांटिटी बढ़ेगा, तो 1 माइनस समथिंग घटाओगे तो ओवरऑल डिनोमिनेटर वाला आपका घट रहा होगा, तो ये तो बढ़ेगा। तो वेलोसिटी बढ़ने से बॉडी का मास बढ़ता है, और जब वेलोसिटी हमारी 0 होगी तो ये मूविंग मास जो होगा रेस्ट मास के बराबर। तो वेलोसिटी के बढ़ने से मास बढ़ता है, ये आइंस्टाइन ने कहा। तो चूंकि मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और कल मैंने आपको बताया था कि चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो लोगों के दिमाग में आया कि अगर मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो चार्ज को भी डिपेंड करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज को मेजर किया गया कि जो चार्ज है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो नहीं करता है। दैट्स व्हाई अब देखो मैंने क्या लिखा, चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, मतलब रेस्ट में बॉडी है तो जितना चार्ज होगा, और बॉडी अगर चल रहा है तो भी चार्ज क्या होगा? सेम। बदलेगा क्या उसका? तो बदलेगा सिर्फ मास, चार्ज नहीं बदलेगा। चार्ज आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट। बदलेगा क्या? मास। और मास के बारे में भी ये जान लो यहां पे कि मास वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, इस फॉर्मूला के हिसाब से। अब चूंकि हम लोग की वेलोसिटी बहुत कम होती है, उसको लाइट की वेलोसिटी से डिवाइड करते हो तो ये ऑलमोस्ट आपका 0 हो गया, इसलिए आप कह सकते हो कि छोटी मोटी वेलोसिटी पे हम लोग को ये फर्क नजर नहीं आता है। तो ये बात हम लोग दोस्तों याद रखेंगे कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, मास डिपेंड करता है। अब इससे एक इंटरेस्टिंग आपको टर्म में बना के दिखाता हूं, इसको आप एक बार राइट डाउन करेंगे, और मैं इससे वीडियो पॉज कीजिए और इसको आप एक बार राइट डाउन अच्छे से कर लीजिए, और इसका एप्लीकेशन में एक चीज दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, आपने वीडियो पॉज करके इसे लिख लिया होगा, मैं इसे अब रब कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। अब दोस्तों एक टर्म है स्पेसिफिक चार्ज। अब देखो ये क्या है। स्पेसिफिक चार्ज, ये एक टर्म स्पेसिफिक चार्ज। अब ये स्पेसिफिक चार्ज है क्या? तो सीधी सी बात है, ये एक रेशियो है, इट इज ए रेशियो। ये एक रेशियो है, किसी का रेशियो है? तो जैसे मान लो दोस्तों ये एक बॉडी है जिसका मास m, और इसके ऊपर चार्ज दे दिया आपने q। चार्ज को हम लोग q से डिनोट करते हैं, कल बताया था आपको। तो स्पेसिफिक चार्ज जो हो गया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, स्पेसिफिक के लिए sp। स्पेसिफिक चार्ज जो इसका हो गया वो क्या हो गया? वो रेशियो हो गया चार्ज डिवाइडेड बाय मास।
तो किसी बॉडी के स्पेसिफिक चार्ज के बारे में अगर कोई पूछे तो आप सीधा बोलेंगे कि उस बॉडी के चार्ज को उस बॉडी के मास से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज। अब कहोगे इसको यहां तुरंत लाने की जरूरत क्या थी। अब एक बात सोचो, अगर बॉडी मूव करेगी, अगर बॉडी इज मूविंग, अगर बॉडी मूव करेगी, मूव कर रही है, तो Q तो आपका कांस्टेंट रहेगा जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने बोला, लेकिन जो उसका मास है वो मास बढ़ेगा, इंक्रीजिंग। तो अब तुम एक बात सोचो, इस रेशियो पे क्या असर पड़ेगा। तो एक बॉडी जो रेस्ट में है और एक बॉडी जो मूव कर रहा है उसका स्पेसिफिक चार्ज तो चेंज कर जाएगा, क्योंकि रेस्ट में रहे बॉडी या मूव करे Q तो सेम रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो मास है, अभी मैंने बताया कि अगर बॉडी चलता है यानी मूविंग मास रेस्ट मास से ज्यादा होता है। तो हम लोग के सामने कोई अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अगर कंपेयर करने की बात करे कोई भी कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ बॉडी एट रेस्ट, this must be greater than a specific charge of moving body। तो दोस्तों ये याद रखना कि स्पेसिफिक चार्ज किसी रेस्ट में रखे हुए बॉडी का ज्यादा होता है स्पेसिफिक चार्ज मूविंग बॉडी के रिस्पेक्ट में, और उसके पीछे क्या वजह है जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया कि स्पेसिफिक चार्ज का Q तो मूविंग या रेस्ट में सेम रहेगा, लेकिन मास की बात करोगे तो मूव करते हुए बॉडी का मास बढ़ेगा और मास बढ़ने की वजह से स्पेसिफिक चार्ज घटेगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज करके इसे भी राइट डाउन कर लो। ओके, दोस्तों अब चार्ज का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब तुमने मास का तो कंजर्वेशन पढ़ा, मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ा, एनर्जी की कंजर्वेशन को देखा हमने। अब ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन का मतलब तो समझते ही हो कि कांस्टेंट, इनिशियल और फाइनल सेम। इसका क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब ये है, इसको कई तरीके से आप समझ सकते हो। फर्स्ट, अगर हम लोग कोई स्टेटमेंट बोलना चाहें, इस पूरे यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स मतलब केवल अर्थ या सन की बात नहीं हो रही, पूरे यूनिवर्स को अगर हम लोग सिस्टम मान लें तो पूरे यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व है। कंजर्व मतलब सब, अगर कोई चार्ज है तो वो जो इस मोमेंट पे है वही मोमेंट अगले मोमेंट पे होगा। कहने का मतलब है कि मान लो मेरे बॉडी पे अगर जीरो चार्ज है और मैं किसी के टच में नहीं हूं, तो मेरे अगर एक हैंड पे किसी ने पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवाया तो मेरे दूसरे हैंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके वो नेट चार्ज एक्स्ट्रा मेरे ऊपर नहीं हो सकता है। मतलब कि इस बात को फिर से समझो, जो मैं स्टेटमेंट के हिसाब से लिखता हूं, चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रिकली, अब देखो जरा ध्यान से क्या लिखने जा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बॉडी remain conserved। इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड का मतलब है उसका बाहरी किसी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना मतलब ना उसके ऊपर कहीं से एक्स्ट्रा चार्ज आ सकता है ना जा सकता है, तब उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। मान लो ये बॉडी है, इसको किसी से कोई टच नहीं है। अब ये कोई भी प्रोसेस में अगर जाएगा तो अगर मान लो, अच्छा एक बात और, कंजर्व का मतलब हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि बॉडी पे नेट चार्ज जीरो होगा। गलत। अगर इनिशियली प्लस है तो फाइनली भी प्लस होगा, इनिशियली माइनस है तो फाइनली भी माइनस होगा, इनिशियली जीरो है तो फाइनली भी जीरो होगा। कंजर्व का एकमात्र मीनिंग होता है इनिशियल और फाइनल का जो वैल्यू है वो सेम होगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो या जीरो। ठीक है, लेकिन कंजर्वेशन लगने के लिए उसको इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये स्फीयर है,
इस पे +10 कूलम। अब ये प्लस प्लस चार्ज मान लो यहां पे इस तरीके से। अब किसी ने इस पे कोई प्रोसेस से बिना टच किए हुए इस पे कुछ नेगेटिव जनरेट कर दिया यहां पे -3 कूलम, तो तुम ये जान लो कि इसके बाकी एरिया में ऑटोमेटिकली +13 कूलम हो जाएगा, ताकि Q इनिशियल अगर 10 है तो Q फाइनल भी आपका क्या हो जाएगा -3 और 13 जो है -3, क्योंकि तुमको मैंने कल बताया था कि अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10 कूलम आएगा। इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लो 2 स्फीयर है, आगे चल के हम लोग ये सब सीखेंगे। इसके ऊपर चार्ज है +10 कूलम, इसके ऊपर चार्ज है +8 कूलम। दोनों का शेप आइडेंटिकल मान लो नहीं है। मेरा करना है कि जब इन दोनों को हम लोग एक वायर से जोड़ेंगे, अब वायर से जोड़ने पे तुमको इसे इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है, एक स्फीयर नहीं है, लेकिन इन दोनों को अगर सिस्टम मान लोगे तो दोनों मिला के एक सिस्टम अगर मान लेते हैं तो दोनों सिस्टम पे कोई भी चार्ज जो भी आएगा जाएगा आपस में ही ले दे सकता है, बाहर से तो नहीं आएगा। तो अगर ऐसा भी हो जाए तो 100% गारंटी है कि चाहे फाइनली इन पे मान लो कि हम लोग जब कंडक्शन पढ़ेंगे तो इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, तो अभी समझ में तुम्हें नहीं आएगा, आगे पोटेंशियल पढ़ेंगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। मान लो इसका चार्ज बदल के हो गया Q1 डैश और इसका बदल के हो गया Q2 डैश, लेकिन एक बात की फुल गारंटी है कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ध्यान दो, पहले दोनों पे चार्ज था Q1 और Q2, ये वायर को ऐसे मैंने लगा दिया। ये जो है ना दोस्तों, ये स्विच है, स्विच, इसको स्विच को अगर क्लोज करोगे तो ये दोनों एक वायर से कनेक्टेड हो जाएगा। जब वायर कनेक्ट किए तो दोनों पे चार्ज का अपना आदान प्रदान हुआ। तो अब इस पे मान लो आ गया चार्ज Q1 डैश, दोनों का साइज अलग है, और इस पे आ गया Q2 डैश। तो मेरा क्या करना है कि इनिशियली अगर इन दोनों के चार्ज का सम था Q1 प्लस Q2, तो फाइनली जो इनका चार्ज है Q1 डैश और Q2 डैश, तो Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ऐसा मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में लगा रहा हूं। और ये कहोगे कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेट का मतलब क्या हुआ, तो अगर इन दोनों को हमने एक सिस्टम मान लिया है तो इनको बाहरी किसी दुनिया से तो कहीं चार्ज आ नहीं रहा, आपस में ही जो कर रहा है। यहाँ मैंने एक बॉडी को भी लेके आपको एग्जांपल बताया कि अगर एक ही बॉडी आपका मान लो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है तो उस पर भी चार्ज कंजर्व। तो चार्ज कंजर्वेशन का यही मतलब होता है कि जो चार्ज इनिशियल है वही फाइनल है। इसका कतई मतलब नहीं होता, जो बहुत लोग गलती से बोल देता है कि चार्ज कंजर्व का मतलब नेट चार्ज 0। गलत, ऐसा नहीं है। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब इनिशियल और फाइनल सेम। ओके बच्चों, तो इसको वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लो। ओके, तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज। तो चार्ज का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो एक तो बहुत बच्चों वाली बात है जो तुम जानते ही होगे कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, चाहे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, माइनस चार्ज माइनस चार्ज। तो देखो ये दो लाइक चार्ज है, ये दोनों रिपेल करेगा। प्लस प्लस चार्ज है रिपेल करेगा, अनलाइक चार्ज है अट्रैक्ट करेगा। तो ये बात तो तुम 10th में ही सीख चुके होगे कि अगर दो सेम नेचर वाला चार्ज आपस में दूसरे को रिपेल करता है, यानी दो बॉडी के ऊपर अगर प्लस प्लस है रिपेल करेगा, माइनस माइनस है रिपेल करेगा, प्लस माइनस है अट्रैक्ट करेगा। सेम नेचर रिपेल करेगा, सेम नेचर रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर अट्रैक्ट करेगा। खैर हम लोग वो नहीं यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, हम कुछ और बताने जा रहे हैं जो इस चैप्टर में और इसके बाद मैग्नेटिज्म में और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में, उन सब जगह इनका काम आएगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज। एक चार्ज कैसा कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो देखो 10th क्लास में तुम्हें बताया गया कि चार्ज फोर्स लगाता है,
लेकिन बच्चों जब हम लोग यहाँ थोड़ा स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो यहाँ तुमको बताएंगे कि फोर्स डायरेक्ट नहीं होता है। फोर्स के बीच में एक मीडिएटर होता है, एक बीच में भी आता है जिसका नाम होता है फील्ड। तो बच्चों अगले 2-3 लेक्चर के बाद हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो मैं वहाँ आपको बताऊंगा कि जो आपका फोर्स है उससे पहले चार्ज फील्ड पैदा करता है और उस फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आज मैं बताऊंगा आपको इसमें एक बस आपको राइट डाउन करवाता हूं कि क्या क्या चार्ज किन किन हालात में क्या क्या कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक टेबल के थ्रू आपको ये बताऊंगा ताकि आपको लिखने में या समझने में अच्छा लगे। तो देखिए मैं क्या क्या लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले इसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। थोड़ा छोटा लिखा मैंने, तो आप उससे सुन के भी लिख सकते हैं अगर आपको क्लियरली विजिबल ना हो। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। यहां मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां मैंने लिखा मैग्नेटिक फील्ड, यहां मैंने लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो छोटा लिखा हुआ है तो आप सुन के भी लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए अब देखते हैं कोई भी चार्ज ये 3 फिजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है। चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। वही चार्ज दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। ताज्जुब की बात है, चार्ज से ही मैग्नेटिज्म होता है, जान लो, आगे सीखेंगे हम लोग। और वही चार्ज, ये जो लाइट देखते हो तुम, जिसको हम लोग टेक्निकली फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, वो भी पैदा करने का काम चार्ज का ही होता है। लेकिन ये चार्ज इन तीनों असर को अलग अलग कंडीशन में दिखाता है। कौन कौन से कंडीशन में दिखाता है? तो देखो, अगर चार्ज एट रेस्ट है ए में, अगर चार्ज रेस्ट में, कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा। वही चार्ज आपका बी में मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ध्यान से लिख लेना, यहां लिखा हुआ मैंने मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर चार्ज मूव करने लगे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगा ही करेगा, वो तो हमेशा प्रोड्यूस करेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। देखो एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, यानी रेस्ट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं कर रहा था, लेकिन मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा, लेकिन ये अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब लास्ट में आ जाते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये फिर प्रोड्यूस करेगा। एक्सेलरेटेड चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जो मूव कर रहा हो और जिसकी वेलोसिटी बदल रही हो, तो वो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी लाइट, ऐसा मैक्सवेल ने प्रूव किया था, वो लाइट भी प्रोड्यूस करेगा। यानी एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा दोस्तों। तो ये चार्ज का इफेक्ट अभी फिलहाल आप याद रखेंगे।